हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम शुरू करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले कुछ डिस्कशन किया था, एक बार फिर से उसको डिस्कस करते हैं। दिस आयनाइजेशन देखिए, दिस इज योर आयनाइजेशन पोटेंशियल। कुछ लोग इसे आयनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं। इसे आईपी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब सवाल उठता है, पहले तो यही समझ लें क्या ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं या सेम चीज़ें हैं। तो मैंने कहा देखो बेटा, बिल्कुल सेम है, न्यूमेरिकल दोनों की वैल्यू सेम आती है। जैसे सपोज करिए, बेसिकली ये टर्म होता है आयनाइजेशन एनर्जी। अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयनाइजेशन एनर्जी सपोज करिए आपकी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई। तो बिकॉज दिस आयनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इफ वी विल कैलकुलेट आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल विल बी इज इक्वल टू, व्हाट डू यू मीन बाय द आयनाइजेशन पोटेंशियल? This is your ionization potential and this is ionization potential 3 volt. So it is just converted in this unit. This is electron volt and this is volt. Electron, for 1 electron it combined with E, you know that very well. W is equal to QV, and for 1 electron it will be EV. Understand? So this become ionization energy. And W is basically nothing but ionization. W is nothing but energy. So you can say ionization potential and ionization energy having numerically same values. इसीलिए कई जगह पे कई बार आपको देखा होगा कि भाई आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू पूछ ली तो उन्होंने आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल दी और उसकी वैल्यू को यूनिट कन्वर्ट करके और उसको दे दिया। आयनाइजेशन एनर्जी का यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आयनाइजेशन पोटेंशियल का यूनिट है वोल्ट। तो क्या है कि बिकॉज वी आर डिस्कसिंग हियर फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली दिस आयनाइजेशन एनर्जी इज स्पेशली डिफाइंड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन. So that's why ionization energy and ionization potential have numerically same values. Otherwise it is basically ionization energy. ये जो ionization energy की प्रोसेस है, what do you mean by that? पहले तो हम ये समझते हैं, मैंने एक बार आपको लास्ट टाइम भी समझाया था, फिर से समझा दे रहा हूँ। इसकी डेफिनेशन बड़ी ही कारगर डेफिनेशन है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove an electron from outermost shell of an isolated gaseous atom, of an isolated gaseous atom। कौन कौन से टर्म यहाँ पर आए हैं वो हम डिस्कस करते हैं और उन टर्म के मीनिंग क्या हैं, उन सब बातों का डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर ये जो सब्लिमेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी दिया है वो भी बताते हैं अभी थोड़ी देर में, देखिएगा। सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। व्हाट डू मीन बाय द आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? ये है आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए, दिस इज मिनिमम अमाउंट। पहली बात, वर्ड मिनिमम इज वेरी मस्ट थिंग। मिनिमम होना चाहिए। अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, तो सबसे बड़ा वर्ड है रिक्वायर्ड से ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि ये प्रोसेस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। ये प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। किसी भी प्रोसेस में अगर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है तो वो प्रोसेस आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, और किसी भी प्रोसेस से अगर एनर्जी रिलीज होती है तो वो प्रोसेस आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। दुनिया की हर प्रोसेस के साथ कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स तो जुड़ा ही है। बिना एनर्जी के ट्रांसफर के दुनिया की कोई प्रोसेस तो हो नहीं सकती ना।
विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव, यानी कि निकालने के लिए, डालने के लिए नहीं, इलेक्ट्रॉन निकाला भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन डाला भी जा सकता है, निकालने के लिए, टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर, ये देखिए वर्ड है एन, मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है आप एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ऐसा नहीं है एक साथ 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। कहीं आपको मैग्नीशियम 2+ बनाना है तो आप एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो वो आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होगा, वो कुछ और सी एनर्जी होगी। फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, ये तो आप सबको पता है, वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल मीन्स वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, एन आइसोलेटेड, एक हो, आइसोलेटेड हो मीन्स 2 ना हो, जैसे गैसियस फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड की फॉर्म में ना हो, एटॉमिक फॉर्म में हो, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ना हो। हर एक वर्ड अपने आप में एक पूरी दुनिया है, हर एक वर्ड अपने आप में एक पूरी दुनिया है। इस बात को समझिए, अगर एक वर्ड के मीनिंग को भी यहाँ पे बदला तो चीज़ें बदल जाएंगी। तो हमने सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी की इस बेसिक डेफिनेशन को समझा। तो ऐसे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू, मान लीजिए किसी प्रोसेस में, सपोज करिए आपने कोई प्रोसेस ली और उस प्रोसेस में कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट आई, मान लीजिए वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, और कोई आपसे कह दे कि यहाँ पर अप्लाइड पोटेंशियल कितना है, तो आप कहोगे इस प्रोसेस के लिए अप्लाइड पोटेंशियल कितना है, तो आप कहोगे आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, देयर विल बी सेम न्यूमेरिकल वैल्यू 3 वोल्ट, जस्ट देयर विल बी, अंडरस्टैंड। तो V इज इक्वल टू, अच्छा ये कैसे आप कह सकते हो, ये मैंने कैसे कहा, ये मैंने ऐसे कहा भाई, अगर आप बात करें वोल्ट की तो वोल्ट क्या होगा, वोल्टेज क्या होता है, QVV मीन्स W/Q। W यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, तो E से E कट गया, तो ये V की वैल्यू 3 वोल्ट आ गई। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग अगेन, ये कॉन्फ्यूज़न है कि भाई ये आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट कैसे अलग है या कैसे सेम है। तो कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ सेम है, बस समझने की ज़रूरत है। समझ लिया आपने अच्छे से। अब फिर से हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। देखिए अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मेरे सामने है। सपोज करिए यहाँ पर अगर ऐसा होता, ए देखिए ये यहाँ पर गैसेस में दिया है, अगर ए सॉलिड के फॉर्म में होता और उस ए से आप इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते, ए सॉलिड की फॉर्म में है, आपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, तो ये नहीं होता। तो अब कोई अगर एटम सॉलिड की फॉर्म में, देखिए लिखा है कि द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिमूव्ड डायरेक्टली फ्रॉम एन एटम इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाला जा सकता। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि उस सॉलिड स्टेट से उसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, उसको ले जाना पड़ेगा गैसियस स्टेट में। सवाल उठा कि एक इलेक्ट्रॉन को सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में हम कैसे ले जाएं। देखते हैं हम कैसे ले जाएं। इससे पहले कि फैक्टर से फैक्टरिंग में हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं, हमारे पे स्पेस यहाँ पे बचेगा, तो हम यहीं पे देख लेते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको हमें, कोई अगर एटम है वो सॉलिड स्टेट में है, ऐसे मान लीजिए सबसे दुनिया का सबसे इजी एग्जांपल ले लेते हैं हम, सोडियम। सोडियम हमारा नेचुरली क्या होता है, सोडियम नेचुरली मेटालिक फॉर्म में होता है। तो अब हमें सोडियम से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना है और सोडियम आयन को बनाना है, तो वी कांट से कि हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें और इस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कह दें, ये नहीं है, ये गलत है। तो इसके लिए हमें इस सोडियम सॉलिड को सबसे पहले सोडियम गैस में ले जाना पड़ेगा। ये सोडियम सॉलिड है, इसको सोडियम गैस में ले जाना पड़ेगा। सवाल उठा कोई सॉलिड अचानक से गैस में कैसे चला जाएगा, तो मैंने कहा भाई एनर्जी से दुनिया में सब कुछ होता है। यहाँ पर ये जो एनर्जी लगेगी, जो कि आपको सीधे सॉलिड को, सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, सॉलिड आपका सीधे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ जो एनर्जी लगेगी, ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट आएगी, दैट एनर्जी इज नोन एज सब्लिमेशन। ये जो प्रोसेस होगा
ये प्रोसेस आपका सब्लिमेशन कहलाएगा। और इस प्रोसेस में द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू गैसियस स्टेट, दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। इसे हम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कहेंगे बेटा। केमिकल बॉन्डिंग में आप ये पूरी बॉर्नहैमर साइकिल पढ़ोगे तो वहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और सारे टर्म आपके सामने आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, आपने उसे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया। नाउ यू हैव कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट एंड नाउ दिस इज योर सोडियम हैविंग द गैसियस स्टेट एंड द आउटर मोस्ट शेल हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। आप सब जानते हो सोडियम 11 होता है, सोडियम 11 होने से क्या होगा, 281 का इसका कॉन्सेप्ट होता है। तो इससे ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को देखे, ये आइसोलेटेड है, गैसियस एटम है, आइसोलेटेड मीन सिंगल, गैसियस एटम है और आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एंड यू आर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड to remove an electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom is called ionization energy। इसलिए इसको ionization energy कहेंगे and this is your called ionization energy। यहाँ पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी that will be called as ionization energy। ये एनर्जी आपकी एंथैल्पी ऑफ ionization या ionization energy कहलाती है and this energy will be positive। आयनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन यहाँ पर कही जा सकती है और इसको हम कहते हैं आपका इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। इस चीज़ के बारे में ही ये लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस कर रहे थे। देखिए ए है आपका, कोई एक जनरल ट्रेंड की बात करते हैं, ए है आपका और ये ए आपका गैसियस फॉर्म में है। उससे हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने के बाद उस पर एक प्लस आ गया और जो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी रिक्वायर्ड हुई दैट इज़ कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल हमने यहाँ बोल दिया या आयनाइजेशन एनर्जी हम बोल देते। अभी मैं इस बात के इस कन्फ्यूज़न को बार बार मैंने क्लियर कर दिया, मैं कहीं पर मेरी ज़ुबान से पोटेंशियल निकल जाएगा, कहीं एनर्जी निकल जाएगी, तो आप समझ जाना कि मतलब सबका एक ही है, न्यूमेरिकल वैल्यू सबकी एक ही है। और क्यों एक है वो भी मैंने क्लियर कर दिया आपको कि ऐसा क्यों होता है, इसलिए कि ये बात आपको कंफ्यूज ना कर जाए कि दोनों बातें सेम कैसे हैं। यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ किया, तो अगर बेटा एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं तो इसे कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं तो उसे कहते हैं सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। एक के बाद फिर दूसरा करते हैं, फिर दूसरे के बाद फिर तीसरा करते हैं। उसी तरह से आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन होती चली जाती है। ज़रा देखते हैं, यहाँ पर आपका एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये आ गया A+1 गैसियस फॉर्म में। इससे एक इलेक्ट्रॉन और होगा, अभी आउटर मोस्ट शेल में इसके 3-4 इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट्स वाई वी आर इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स। हम यहाँ पर देखें कि यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, एक इलेक्ट्रॉन और निकाला, तो अब की जो निकाला और जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट आई या जिस पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट आई उसको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी या सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल सकते हैं। A+1 से अब ये A+2 में चला गया। इसके बाद हमने अगर यहाँ इसकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन और मौजूद है तो हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकाल सकते हैं और एक इलेक्ट्रॉन हमने और निकाला और उसके बाद इसको हमने कहा थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। याद रखिएगा, इस चीज़ को हम और क्लियर कर लेते हैं कि अगर मैं यहाँ पर फैक्टर्स की बात अभी हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे, और अगर हम यहाँ पे फैक्टर्स की बात अभी नहीं कर रहे हैं, पहले हम बात करेंगे कि ये आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या होता है। चलिए थोड़ा सा स्क्रीन को वाइट ले लेते हैं या ब्लैक ले लेते हैं एंड आयनाइजेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम था, अब मैग्नीशियम में हमने जानते हैं कि 2, 8 and 2 there are 2 electrons in the outermost shell and this magnesium when converted into the gaseous form में तो हमने इसे पहले ही कन्वर्ट कर लिया था क्योंकि बिना gaseous form के तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएगा, और यहाँ से हमने 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया एंड इट बिकम्स योर मैग्नीशियम प्लस।
इस तरीके से ये आपका मैग्नीशियम प्लस हो गया बाय रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन। दिस इज कॉल्ड योर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, EIE1, यू कैन से IE1। और इसके बाद आप फिर मैग्नीशियम प्लस है आपका, और इस मैग्नीशियम प्लस से नाउ यू आर अगेन रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन। इसके आउटरमोस्ट शेल में अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा होगा, पहले 2 थे, अब आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचा होगा। उसके बाद फिर ये मैग्नीशियम 2 प्लस हुआ होगा, एंड दिस इज कॉल्ड अगेन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 2। अंडरस्टैंड? कुछ लोग कहते हैं कि हम सीधे अगर हम सीधे मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या होगा। अगर हम सीधे ऐसे कर दें कि मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए भाई, और 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूविंग, यहाँ पे जैसे 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं कहूँगा कि इट विल नॉट बी आयनाइजेशन एनर्जी, इट विल नॉट बी आयनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज इन केस इन द डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी वी कांट से कि एक साथ साइमल्टेनियसली हम एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें या 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, ऐसा नहीं होगा। इट विल बी एनर्जी, दिस प्रोसेस इज पॉसिबल, बट दिस प्रोसेस इज पॉसिबल, ये डेल्टा एच होगा, एंड दिस डेल्टा एच विल बी अगेन आई कैन से IE1 प्लस IE2, इसके सम के बराबर होगा। ये बात भी कोई इशू नहीं है, बट यू कांट डिफाइन दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी, और यू कांट डिफाइन द रिलेटेड पोटेंशियल, दिस इज आयनाइजेशन पोटेंशियल। अंडरस्टैंड? आई थिंक यू हैव क्लियर योर कॉन्सेप्ट। एक बात आपको और बता दें कि हमेशा सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ऑलवेज ज़्यादा होती है। कभी ऐसा कोई एक्सेप्शन केस मिल जाए वो अलग बात है, अदरवाइज ये एक जनरल ट्रेंड है कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से हमेशा ज़्यादा होगी। ओके, यहीं पर मैंने इसकी बात की, मैग्नीशियम की बात की, और मैग्नीशियम ने आपने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी थी। अब हम एल्युमिनियम की बात करते हैं। एल्युमिनियम में आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ज़रा देखते हैं इसकी इन चीज़ों को कि क्या हो सकता है। और इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एल्युमिनियम 2, 8, 18, 2, 8, 1, 2, 3, 2, 8, 3, 13 होता है, गैसेस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है। गैसेस फॉर्म में अगर ये हम सॉलिड होता है, एल्युमिनियम आप जानते हो कि नेचुरली तो सॉलिड के फॉर्म में मिलता है ना, तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का यूज़ करना ही पड़ेगा, उस सॉलिड को गैसियस में बदलना ही पड़ेगा। तो ये गैसियस एटम हम ले रहे हैं। अगर हम आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन करने जा रहे हैं तो पहली कंडीशन है आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड मतलब अकेला, 2 एटम के से नहीं निकालेंगे, 3 एटम से नहीं निकालेंगे। आइसोलेटेड मीन्स अकेला, गैसियस एटम मीन्स गैसियस फॉर्म में। तो गैसियस फॉर्म में कैसे लाओगे, मैंने अभी तरीका बताया, उसको सब्लिमेशन एनर्जी दे देंगे, वो गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से मैंने पहले 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, इफ़ आई एम रिलीजिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट बिकम्स एल्युमिनियम प्लस, दिस इज योर आयनाइजेशन एनर्जी 1। उसके बाद यहाँ पे बचेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इन 2 इलेक्ट्रॉन से फिर हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, एंड इट बिकम्स एल्युमिनियम 2 प्लस, एंड इट बिकम्स अगेन 1 इलेक्ट्रॉन। जब तक आप 1 इलेक्ट्रॉन निकालते रहोगे ये आयनाइजेशन एनर्जी डिफाइन होती रहेगी। उसके बाद इसके पास बचेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, फिर हम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, फाइनली इट बिकम्स एल्युमिनियम 3 प्लस, 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इट बिकम्स आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 3। ओके, इस तरह से आप अगर देखो ध्यान से, सो 1-1 इलेक्ट्रॉन करके आप निकाल सकते हो। और याद रखिएगा कि थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड से ज़्यादा होगी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से ज़्यादा होगी। और बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ के आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर सकते हैं। थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल सेकेंड से ज़्यादा होगा और सेकेंड वाला फर्स्ट से ज़्यादा होगा। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड, आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। मैंने फिर कहा आपसे कि अगर आप एक साथ एल्युमिनियम से, इफ़ यू आर रिमूविंग एल्युमिनियम, एक साथ आप 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये आयनाइजेशन एनर्जी है, तो ये नहीं है। एक साथ अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और आप कह रहे हैं ये आयनाइजेशन एनर्जी है, तो ये नहीं है। मैंने फिर कहा आपसे, अगर आप एल्युमिनियम को सॉलिड स्टेट में ले रहे हैं और आप फिर उससे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं
और तब भी ये आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है। व्हेन आयनाइजेशन एनर्जी, अगर आप गैसियस में भी ले रहे हैं और आप उससे, याद रखिएगा जब एल्युमिनियम आपका गैसियस में होगा और उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तब ये आयनाइजेशन एनर्जी होगा। तो पहली बेसिक डेफिनेशन हमने समझी कि आयनाइजेशन एनर्जी का बेसिक मीनिंग क्या है और आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल का बेसिक मीनिंग क्या है। एनर्जी रिक्वायर्ड है, यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में काम करना पड़ता है। तो एक बात तो साफ है कि अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत मजबूती से लूजली बॉन्डेड है तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर ये इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बॉन्डेड है, बहुत अच्छे से बॉन्डेड है, तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इट डिपेंड्स कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से, कितनी मजबूती से इससे बंधा हुआ है। इलेक्ट्रॉन जितनी मजबूती से इस अपने न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड होगा, बंधा होगा, जुड़ा होगा, उतना ही ज़्यादा वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने में एनर्जी को देना पड़ेगा, और जितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उतना ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, या उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, तो उतना ही ज़्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। अब सवाल उठता है कि ये आयनाइजेशन एनर्जी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकती है, और हम उन फैक्टर्स का डिस्कशन करते हैं एक एक करके। तो मैंने देखा कि भाई अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो फैक्टर्स हैं वो एक बार देख लिए जाए। फैक्टर्स अफेक्टिंग पोटेंशियल एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी। फैक्टर्स अफेक्टिंग देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग में वो रीज़न, जिन रीज़न की वजह से आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी आपकी चेंज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल चेंज होगा। देखिए बेटा, आप सब जानते हो कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जैसे ये आपका सपोज करिए किसी भी एटम का न्यूक्लियस है, ये उसकी शेल्स हैं, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है या इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इससे मतलब नहीं कि अंदर कहाँ पर है। ये हम जो बात करते हैं ये आउटर मोस्ट शेल की बात करते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है। We have to eject the electron from the outermost shell. We have to remove the electron from the outermost shell. हमें वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है, तो हमें ये देखना पड़ेगा ये वाला इलेक्ट्रॉन आखिर अपने न्यूक्लियस के साथ कितनी मजबूती के साथ जुड़ाव बनाए हुए है, कितना ज़्यादा इसका अटैचमेंट है, कितना ज़्यादा इसका बंधन बहुत मजबूत है। जितना ज़्यादा इसका बंधन मजबूत होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी इसको रिमूव करने के लिए देनी पड़ेगी। अब ये जो इसका बंधन है अपने न्यूक्लियस के साथ, इसको हम किन किन तरीके से समझ सकते हैं। 3, 4, 5 फैक्टर्स होते हैं जो इसके इस बंधन पे इफेक्ट डालते हैं। पहला फैक्टर होता है नंबर ऑफ शेल्स का। ऑब्वियसली ये तो बहुत ही एक क्लियर फैक्टर है, अगर कहीं पर भी किसी में नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं, तो जहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं तो ऑब्वियसली न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है। और हम सब बेसिक बात जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, और जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ना, उतना ज़्यादा कम होता चला जाएगा वो फोर्स, वो बंधन फोर्स कम होता चला जाएगा। जिस ताकत के साथ वो न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, वो ताकत कमज़ोर होती जाएगी और उस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जाएगा। जितना ईजी हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, उतना कम देनी पड़ेगी एनर्जी, कम मेहनत करनी पड़ेगी ना। अरे भाई, अगर कहीं ज़्यादा अच्छा बंधन नहीं है तो फिर कम एनर्जी देनी पड़ेगी। जब कम एनर्जी देनी पड़ेगी तो उसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसको ज़रा एक छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं, एक छोटी सी बात से हम समझते हैं। ऐसे मान लीजिए मैं एक चीज़ लेके चलता हूँ आपका, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल है मेरे पास। लिथियम है, मान लीजिए उसका ये है, उसके बाद आपका सोडियम है, उसका ये साइज़, उसकी शेल बढ़ गई। यहाँ पे 2, यहाँ शेल कितनी थी, यहाँ आपका 2 and 1 शेल थी, यानी कि पहले 2 थे और उसके बाद 1 था। यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे पहले 2 थे, फिर 8 था, फिर 1 था। फिर आप पोटेशियम पे आए तो पोटेशियम में क्या हो रहा है, एक शेल है, फिर दूसरी शेल है, फिर तीसरी शेल है ना। 2, 8, 1 नहीं है, अब की बार और ज़्यादा एक और शेल बढ़ गई, 2, 8, 1 हो गया। तो शेल जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, टेल मी वन थिंग, ये डिस्टेंस आपकी बढ़ती जा रही है कि नहीं बढ़ती जा रही। ये न्यूक्लियस से ये डिस्टेंस देखिए आप, ये यहाँ पे न्यूक्लियस से ये डिस्टेंस थी, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से ये डिस्टेंस थी।
अब आप पोटेशियम के बाद आप रुबिडियम पे आ जाइए, रुबिडियम पे आप आ जाइए तो रुबिडियम में 1 शेल 2 3 4 और फिर ये 5वीं शेल आ गई। तो आप मुझे बताइए अब रुबिडियम से इसकी शेल की डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई। तो मैं क्या देख रहा हूँ, जैसे जैसे शेल्स बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है बेटा, आपको तो बहुत ही बेसिक सी बात पता है यार कि 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। तो यहाँ पे तो सिंपल से कॉन्सेप्ट है कि R जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे फोर्स कम होता चला जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम होता चला जाएगा, सीजियम और बड़ा एटम होगा। तो जब नंबर ऑफ शेल बढ़ती जाएंगी साइज बढ़ता चला जाएगा, साइज बढ़ता चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की दूरी बढ़ती चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस की दूरी बढ़ेगी तो फोर्स कम हो जाएगा, और फोर्स कम हो गया यानी बंधन कम हो गया। अब इलेक्ट्रॉन को तुम आसानी से निकाल सकते हो। तो यही मसला है बस कि इलेक्ट्रॉन को तुम कैसे आसानी से निकालो। इसका मतलब क्या हुआ कि लिथियम से आप देखिए ना, लिथियम से आप जितनी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे उससे ज़्यादा आसानी से सोडियम से निकाल लेंगे, उससे ज़्यादा आसानी से पोटेशियम से निकाल लेंगे, और उससे भी ज़्यादा आसानी से आप रुबिडियम से निकाल लेंगे, और सबसे ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है सीजियम से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ शेल के बढ़ने से, जो कि ग्रुप में अगर हम देखें ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम देखें तो नंबर ऑफ शेल के बढ़ने से क्या हो रहा है? टॉप टू बॉटम में नंबर ऑफ शेल के बढ़ने से ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा भाई? ग्रुप में देखो नंबर ऑफ शेल कहाँ बढ़ती है, नंबर ऑफ शेल कहाँ बढ़ती है? ग्रुप में बढ़ती हैं। ऊपर से नीचे आप गए, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा कि टॉप टू बॉटम पे आप जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे n=1 है, n=2 है, और आप दो शेल आई, फिर n=3 शेल्स आ गई, फिर n=4 शेल्स आ गई, फिर 5th पीरियड में आया तो 5 शेल आ गई, 6th पीरियड में आया तो 6 शेल्स आ गई, है ना। तो यहाँ पे सीजियम आता है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आता है, यह हाइड्रोजन आता है, फिर यहाँ लिथियम आता है, फिर यहाँ सोडियम आता है, फिर यहाँ पोटेशियम आता है, फिर यहाँ रुबिडियम आता है, फिर यहाँ सीजियम आता है, फिर यहाँ फ्रांशियम आता है 7 में। तो बेटा नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती चली जा रही हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जा रही हैं तो इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जा रहा है, यानी कि एनर्जी को निकालना, यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जा रहा है। तो एनर्जी को, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी लगातार डिक्रीज होती चली जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज, और आयनाइजेशन एनर्जी लगातार डिक्रीज होती चली जाएगी, है ना। तो ये इसकी तो बात ही अलग कर दीजिए, ये आपका अलग चीज़ हो गई। यहाँ से आप लीजिए एल्कली मेटल से, तो आप देखोगे कि वो तो स्पेशल केस हो गया ना बेटा, उसका तो कोई एक मसला अलग ही है, उस मसले को हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर शेल्स बढ़ती जा रही हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जा रही हैं, तो फिर आयनाइजेशन एनर्जी लगातार डिक्रीज होती जा रही है। ये था एक बहुत ही बड़ा फैक्टर जिसको हमने देखा। चलिए अब हम एक दूसरा और फैक्टर देते हैं, देख सकते हैं दूसरा फैक्टर क्या होता है भाई, जरा समझते हैं। दूसरा फैक्टर है बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ऑब्वियसली यार, अगर देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में मैं आपको बता दूं कि आयनाइजेशन एनर्जी कह दो या आयनाइजेशन पोटेंशियल कह दो, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना ज़्यादा, अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है ना, जितना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स बढ़ता जाएगा, उतना ही ज़्यादा फोर्स बढ़ता जाएगा ना न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पे। भाई आप सब जानते हो, हम तो फिजिक्स से हर काम को करते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री को मिला के चलते हैं। 1/4πε0 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू न्यूक्लियस का चार्ज अपॉन r²। अगर ये z आपका बढ़ गया, z आपका जैसे जैसे बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ता जाएगा। अच्छा, यहाँ पर फोर्स बढ़ता जा रहा है, जहाँ जहाँ पर आपका z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, याद रखिएगा आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल लगातार बढ़ता चला जाएगा। और वो किस तरीके से होगा ये आपको बहुत ही क्लियर कट कॉन्सेप्ट है
जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है, आप सब जानते हो जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है। जेड इफेक्टिव, जेड स्टार जिसे मैं कहता हूं, वो जेड माइनस सिग्मा होता है बेटा। अब ये जेड कैसे बढ़ेगा, जब ये कम होगा। जेड स्टार कब बढ़ेगा, जब ये सिग्मा कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट है या शील्डिंग कांस्टेंट है। देखिए यहीं से दोनों कॉन्सेप्ट अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। लोग याद करने की कोशिश करते रहते हैं, पीरियोडिक टेबल को समझने की कोशिश करिए, हर जगह पे एक लॉजिक है, एक रिलेशनशिप है। अब आप मुझे बताइए, z बढ़ेगा तो इसका मतलब सिग्मा को कम होना पड़ेगा, तब z स्टार बढ़ेगा, यानी z इफेक्टिव बढ़ेगा। इट मीन्स कि IP और IE ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया सिग्मा के, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, याद रखिएगा, उतना कम आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आएगा। देखिए शील्डिंग इफेक्ट के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ये जो आपकी शील्ड्स हैं, ये पर्दे की तरह काम कर रहे हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। तो जितना ज़्यादा ये है, ऑब्वियसली उसका उतना ही न्यूक्लियस चार्ज कम होता चला जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, तो साइज बढ़ता चला जाएगा। अगर शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी। तो देखिए यहाँ से पूरा पूरा क्लियर होगा, शील्डिंग इफेक्ट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आयोनाइजेशन एनर्जी और शील्डिंग इफेक्ट में एक उल्टा रिलेशन है बेटा। भाई शील्डिंग इफेक्ट से ही तो शील्डिंग कांस्टेंट निकल के आएगा, और शील्डिंग कांस्टेंट का रिलेशन आप समझ ही रहे हो। आप समझो ना, ये बात क्लियर हो गई। तो क्या हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी एकदम बिल्कुल आप हमेशा याद करने की कोशिश में लगे रहते थे, लेकिन आप याद मानिए या आप बिल्कुल पक्का मानिए कि आज के बाद आप याद करना छोड़ दोगे, समझने की कोशिश करोगे हर चीज़ को। इनऑर्गेनिक भी आपको मैं समझाऊंगा ना, तो याद नहीं कराऊंगा ज़्यादा, समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ देखिएगा आप जरा, जेड स्टार, जेड माइनस सिग्मा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब यहाँ पे बिल्कुल मैथमेटिकल वे में देखिए दिख रहा है कि अगर ये कब बढ़ेगा, ये तभी बढ़ेगा जब ये कम होगा। ये कम होगा, इसका मतलब ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ इसका और इसका उल्टा रिलेशन है। इसका मतलब जेड स्टार का और सिग्मा का उल्टा रिलेशन है। तो जब इसका उल्टा रिलेशन है और इसका यहाँ पे सीधा रिलेशन है, तो दोनों को मिला दो तो ये वाला रिलेशन आया। और यहाँ से एक बात समझ में आ गई, जितना ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा उतना ज़्यादा उसका साइज बढ़ जाएगा। साइज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन दूर चला जाएगा तो उस पर न्यूक्लियस की पकड़ कमज़ोर हो जाएगी। न्यूक्लियस से वो लाइटली बॉन्ड हो जाएगा। जब बंधन कम हो जाए, कमज़ोर हो जाएगा, तो उसको निकालना आसान हो जाएगा, यानी उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। अंडरस्टैंड? क्लियर? (33 minutes). स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। देखिए बेटा, तीसरा मेजर रीजन जो आपको देखने को मिलेगा, तीसरा मेजर रीजन जो आपको यहां देखने को मिलेगा वो होगा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड। याद रखिएगा कि जो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे आप मान लीजिए पी की बात आप कर लो, पी है, या आप डी की बात कर लो, 1 2 3 4 5 3 4 5 हो गया। तो यहां पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं, 1 1 1 2 1 2 2 इसमें हो जाए, ये हो जाए, ये हाफ फिल्ड होता है, या ये इसे एक आप पी का ये हाफ फिल्ड हो गया, और इसी को मैं कहूँ फुली फिल्ड, तो ये आपका फुली फिल्ड हो गया, ये फुली फिल्ड हो गया, ये आपका फुली फिल्ड हो गया। अब फुल फिल्ड अगर हम कह दें यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये फुली फिल्ड हो गया। तो इसे मैं कहूँगा P3 का फॉर्मेट, या इसे मैं कहूँगा P6, इसे मैं कहूँगा D5, या मैं इसे कहूँगा D10। तो ये जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड कहीं पर आ जाते हैं ना,
तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं बेटा। तो अब अगर यहाँ से कहीं पर कोई हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाए और यहाँ से तुम्हें इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना हो और जनरल ट्रेंड कुछ और होता हो, लेकिन इसकी वजह से वो ट्रेंड पलट जाता है। अभी आगे एग्जांपल देखेंगे हम पीरियड में, जब इसके पीरियोडिसिटी को देखेंगे। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड बहुत ही हाईली स्टेबल होते हैं। सवाल उठा पेनिट्रेटिंग पावर, कहीं कहीं पर इसकी वजह से भी रिजल्ट बदल जाता है, पेनिट्रेटिंग पावर की वजह से। सवाल उठा ये पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है? देखिए जैसे किसी भी, मान लीजिए कहीं पर ऐसा हो, मान लीजिए कहीं पर ऐसा हो 4s2 है, 4p है, या 4d है, या 4f है। तो याद रखिएगा कि अगर ऐसा हो तो आयनाइजेशन, और आपको अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं पर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और s में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, p में है कहीं पर d में है, कहीं पे f में है, और आपको कंपेयर करना हो कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कहाँ ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो आपको पता है s से इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। देखिए उसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है s। अगर किसी भी शेल की सब शेल को हम देखें, जैसे ये शेल है n=4 पे, ये आपकी शेल है। इस शेल में सब शेल कौन कौन है? s, p, d, f, या s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल। तो न्यूक्लियस के सबसे करीब s है, उससे दूर p है, उससे दूर d है, उससे दूर f है। तो जो चीज़ सबसे करीब है तो न्यूक्लियस का इम्पैक्ट तो उस पर सबसे ज़्यादा है ना, न्यूक्लियस का इम्पैक्ट उस पर सबसे ज़्यादा है। मैं कहूँ, अगर कोई मुझसे कह दे, कोई मुझसे पूछ ले कि भाई 4s1 दिया है, 4p1 दिया है, 4d1 दिया है, 4f1 दिया है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे मुश्किल होगा? तो मेरा जवाब होगा कि 4s से इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे मुश्किल होगा, क्योंकि वो s, क्योंकि उसका पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा है, क्योंकि s न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब है। ये बात बहुत ही कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए, और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। कहीं कहीं पर एक्सेप्शन इसकी वजह से मिल सकते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे अभी हम इन सब के पढ़ने के बाद, आपको मज़ा आ जाएगा। खैर, पेनिट्रेटिंग पावर आपने समझ ली, शील्डिंग इफेक्ट आपने समझ लिया, ये सब बहुत ही नॉर्मल सी बातें थी बेटा, और बहुत इफेक्टेड हैं। ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जिनकी वजह से हम आयनाइजेशन एनर्जी को बदलते हुए उसके ट्रेंड को समझेंगे। कहीं पे ये अप्लाई हो रहा होगा, कहीं पे वो अप्लाई हो रहा होगा, कहीं पे वो अप्लाई हो रहा होगा। समझ लिया बेटा? चलिए, अब जबकि हम सारी बातें समझ ही चुके हैं, तो अब ट्रेंड्स की बात कर लेते हैं कि पीरियड में कैसे बदलता है, ग्रुप में कैसे बदलता है। एक बार आप आयनाइजेशन एनर्जी समझ लोगे ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल समझ लोगे, तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ईजी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो अलग ही है खैर, लेकिन इसके बाद वो भी ईजी हो जाएगा। तो पीरियोडिक ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन पोटेंशियल इन अ पीरियड, अगर हम बात करें इन अ पीरियड, ऑब्वियसली अगर जनरल ट्रेंड की मैं बात करूं, तो आप मान लीजिए सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हो, थर्ड पीरियड की बात भी कर लेंगे, सेकेंड पीरियड की भी बात कर लेंगे। सेकेंड पीरियड, मैंने कहा ना जो फैक्टर्स मैंने अभी बताए थे वही सब दिमाग में रखिए। सेकेंड पीरियड में क्या कौन कौन है? लिथियम है, फिर कौन है? बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। देखिएगा, लिथियम में अगर आप इसके कॉन्फ़िगरेशन को समझें तो लिथियम के आयनाइजेशन एनर्जी को 1s2 2s1 लिथियम हो गया। तो लिथियम से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए 1s2 और ये आ गया आपका 2s2। ये तो बड़ी मुश्किल बात हो गई, क्योंकि यहाँ पे ये आपका 2s फुली फिल्ड है बेटा, 2s आपका फुल फिल्ड है, 2s फुल फिल्ड है। फिर बोरॉन में आप आ जाते हो, बोरॉन में आप आते हो तो ये आ गया 1s2 2s2 2p1। यहाँ इलेक्ट्रॉन को निकालना और भी आसान हो गया। फिर आप कार्बन में आते हो, कार्बन को देखते हो तो ये आता है 1s2 2s2 2p2। इसको निकालना और भी आसान हो गया। यहाँ निकालते हो 1s2 2s2
2p3। देखिए रीज़न बहुत सारे हैं ना, तो इसलिए मैंने ये भी लिख लिया, वो भी लिख लूँगा। यहाँ पे देखिए हाफ फिल्ड आपका P मिल रहा है। फिर ऑक्सीजन में आ जाते हो तो ये मिल जाता है 1s2 2s2 2p4। फिर आप फ्लोरीन में आ जाते हो तो ये आ जाता है 1s2 2s2 2p5। और ये आपका हाफ फिल्ड की जगह फुली फिल्ड मिल जाता है 1s2 2s2 2p6। अब क्या नॉर्मली क्या हमें बताया जाता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल पीरियड में जब हम मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज होता है। जनरल ट्रेंड क्या है कि इन पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस। ये एक जनरल ट्रेंड है बेटा, दिस इज जनरल ट्रेंड कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होता है, दिस इज जनरल ट्रेंड। अब जनरली अगर ऐसा होता तो होता क्या होता, ऐसा तो लिथियम से बेरिलियम ज़्यादा होता और बेरिलियम से बोरॉन ज़्यादा होता और बोरॉन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज़्यादा ऑक्सीजन का होता और ऑक्सीजन से ज़्यादा फ्लोरीन का होता और फ्लोरीन से ज़्यादा नियॉन का होता। ये यहाँ पे कंसीडर होता। लेकिन देखिए अब इसमें ऑब्वियसली जेड इफेक्ट भी बढ़ता चला जा रहा है तो साइज भी कम होता चला जाएगा, तो कोई दिक्कत का मसला नहीं है। मसला केवल एक आता है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड का। जनरली ट्रेंड में क्या होना चाहिए था कि लिथियम से ज़्यादा बेरिलियम और बेरिलियम से ज़्यादा बोरॉन, लेकिन इन दोनों में देखिए मसला खड़ा हो गया। बोरॉन जिसमें कि आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए किसी p ऑर्बिटल में p सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको निकालना आसान होगा ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे देखिए ये बेरिलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये फुली फिल्ड है, तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर ही जरा सी परिवर्तन चेंजेस आ गए और ये लिथियम आपका बेरिलियम जो होगा वो बोरॉन से कम हो जाएगा। बेरिलियम आपका बोरॉन से मतलब बेरिलियम की वैल्यू बोरॉन से ज़्यादा हो जाएगी। क्यों ऐसा हो रहा है? होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था। हुआ क्या? जनरल ट्रेंड क्या था? ये था। इसके बाद क्या होना चाहिए था भाई? इसके बाद बोरॉन के बाद कौन आना चाहिए था? बेरिलियम। बेरिलियम के बाद कौन आएगा? बेरिलियम के बाद आपका आएगा कार्बन। कार्बन के बाद कौन आना चाहिए? नाइट्रोजन। बेरिलियम कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। अब आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देख लो, यहाँ पे थोड़ा बदलाव आ जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? कार्बन, कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन पहले आ जाएगा और ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन का हो जाएगा। ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन का हो जाएगा। मसला ये खड़ा हो जाएगा, ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन का हो गया भाई, ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन का हो गया। अब आप जरा समझिए। और वैसे जनरल ट्रेंड फिर तो वो है ही कि वही फ्लोरीन का उससे ज़्यादा और नियॉन का सबसे ज़्यादा होगा। ये तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। इवन कि नियॉन का तो इतना ज़्यादा होगा कि यू कांट कंपेयर, कि इन सबसे बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे कर दो, डबल ग्रेटर, क्योंकि नियॉन एक इनर्ट गैस भी है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल है और हाईली स्टेबल सिस्टम होता है और कंप्लीटली फिल्ड भी है। तो इसलिए इसका ग्रेटर देन हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा होगा। इनमें एकदम से बड़ा चेंजेस आएगा। अब ज़रा समझिएगा यहाँ पे कहाँ चेंजेस आए। एक तो ये चेंज आया और एक ये चेंज आया। यहाँ पे चेंज क्यों आया? यहाँ पे भी चेंज का रीज़न आपके सामने है। नाइट्रोजन में क्या था? नाइट्रोजन में आपका देखिए, नाइट्रोजन की कंडीशन है 1s2 2s2 और 2p3। ये आपका 2p3 ये ऐसे आ गया, 1 और 2 और 3 2p3। और वहीं ऑक्सीजन को देखिए तो ये आपका है 1s2, ये आपका है 2s2 और ये 2p4। इस तरीके से बेटा ये 1 2, ये 1 2 3 और ये 4 आ गया आपका। तो 1s2 2s2 2p3 और 1s2 2s2 2p4। अब आप मुझे बताइए, ये आपका अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्टेबल कंसीडर किए जाते हैं, उनको ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। अगर इसको ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा तो इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की पकड़ ज़्यादा होगी, तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। इसका मतलब इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने में कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी का ये आपका ट्रेंड मिलेगा।
इन अ पीरियड। ये हमने सेकेंड पीरियड की बात की थी। इस सेकेंड पीरियड की बात को यहाँ पर इन्होंने एक्सेप्शन के फॉर्म में लिख दिया, लेकिन क्योंकि जनरल ट्रेंड वो होता है, देखिए ये लिथियम, लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरॉन, इस टाइप से लिख दिया। चलिए फिर हम थर्ड पीरियड की भी डिस्कशन कर लेते हैं कि थर्ड पीरियड में क्या होता है। और फिर एस ब्लॉक की बात हम यहाँ पे कर रहे थे, फिर हम पी ब्लॉक की, एस ब्लॉक पी ब्लॉक की बात कर रहे थे, फिर हम डी ब्लॉक की भी बात कर लेंगे, फिर हम एफ ब्लॉक की भी बात कर लेंगे। इस तरीके से पीरियड में सारी बातें हो जाएंगी, फिर हम ग्रुप में सारी बातें कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो नॉर्मली अभी हम बात कर रहे थे सेकेंड पीरियड की, और सेकेंड पीरियड का रिजल्ट हमारे सामने है। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड पीरियड की। उसके रीज़न को समझते हैं, आखिर ये एक्सेप्शनल बातें आई क्यों। थर्ड पीरियड में क्या होगा भाई, थर्ड पीरियड में आपका सोडियम होना चाहिए था, सोडियम आता है, फिर क्या आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, फिर क्या आता है, एल्युमिनियम आता है, फिर सिलिकॉन आता है, फिर आपका फास्फोरस आता है, फिर कौन आता है, सल्फर आता है, फिर कौन आता है, क्लोरीन आता है, फिर कौन आता है, आर्गन आता है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। अब यहाँ पर जो एक जनरल ट्रेंड है, कॉमन ट्रेंड है, वो क्या है? कॉमन ट्रेंड ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में बढ़ती चली जाती है। अगर जनरल ट्रेंड की मैं बात करूँ तो ऐसा होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में बढ़ती चली जाती है। लेकिन आप देखिए, आपको फिर वही जहाँ जैसे वहाँ पर प्रॉब्लम मिल रही थी, ऐसे यहाँ पर ये प्रॉब्लम मिलेगी। ये करेक्शन है, यहाँ पे करेक्शन है। फिर वहाँ जैसी प्रॉब्लम मिल रही थी फास्फोरस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, ऐसी यहाँ प्रॉब्लम मिलेगी फास्फोरस और सल्फर में। और फास्फोरस का सल्फर से ज़्यादा हो जाएगा और एल्युमिनियम का मैग्नीशियम से ज़्यादा हो जाएगा। रीज़न वही है बेटा, रीज़न वही है। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर आप समझिए क्या है। मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका आ रहा था, आपको शायद मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का ही हम अलग से जिक्र कर लेते हैं, बाकी तो कोई कन्फ्यूज़न है नहीं। तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम में जो बात आती है वो ये है, 12 होता है मैग्नीशियम का, ये होता है बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये आपका मैग्नीशियम है। अब ये देखिए ना, S आपका फुली फिल्ड है, ये आपका फुली फिल्ड है। वहीं पर आपका एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम में अगर आप देखें तो ये आपका आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। देखिए यहाँ पे लास्ट में सिंगल, ये बिल्कुल अकेला इलेक्ट्रॉन पड़ गया और वो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है आपके सामने खुद ही है, आप खुद ही समझदार हैं, समझ लें कि स्टेबिलिटी कहाँ ज़्यादा है। स्टेबिलिटी यहाँ ज़्यादा है तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है वहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की यहाँ पर एल्युमिनियम से ज़्यादा हो जाएगी। अंडरस्टैंड? और अगर मैग्नीशियम की एल्युमिनियम से ज़्यादा हो जाएगी तो ट्रेंड थोड़ा सा बदलेगा, थोड़ा सा ट्रेंड बदल के फाइनली क्या बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले और कन्फ्यूज़न कहाँ पर है? कन्फ्यूज़न है फास्फोरस और सल्फर में, कन्फ्यूज़न है आपका फास्फोरस और सल्फर में। फास्फोरस और सल्फर में कन्फ्यूज़न है तो फास्फोरस को भी कर लो, फास्फोरस है 15। राज छुपा है उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3 आ रहा है बेटा, ये बहुत अच्छा। यानी कि p आपका हाफ फिल्ड आ गया। हाफ फिल्ड की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, कम फुली फिल्ड की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। फिर आता है सल्फ़र, सल्फ़र में आपका 16 आ गया। 16 में देखिए ये कंडीशन नहीं होगी, 1s2, 2s2, 2p6 को आप एक साथ नियॉन भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने नहीं लिखा, पूरा दिखाना था इसलिए नहीं लिखा, कोई बात नहीं, 3p4 में कह देता। अब इसकी स्टेबिलिटी का जो पैटर्न था ना कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड बहुत स्टेबल होते हैं, वो बात ख़त्म हो गई। अब ये ना तो हाफ फिल्ड रह गया ना फुली फिल्ड रह गया, अब ये ना तो हाफ फिल्ड रह गया ना फुली फिल्ड रह गया, और इसकी वजह से ये आपका इस तरीके से ये हो गया। इसके ट्रेंड को बदलते हुए अगर हम देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा? देखिए सोडियम, हमें दिखेगा सोडियम, सोडियम के बाद कौन दिखना चाहिए था? मैग्नीशियम, लेकिन कौन दिखेगा? एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से ज़्यादा दिखेगा मैग्नीशियम। देखिए ये लिखा है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से ज़्यादा मैग्नीशियम, सिलिकॉन। फिर यहाँ पे देखिए फास्फोरस होना चाहिए था लेकिन सल्फर कम हो गया, और फास्फोरस सल्फर से ज़्यादा हो गया, जबकि होना चाहिए था सल्फर को फास्फोरस से ज़्यादा, जो जनरल ट्रेंड कहता है।
लेकिन जनरल ट्रेंड यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से। ओके, तो आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या याद करने वाला है? एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। तो बेटा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट्स की हम बात करें, एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हम बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की। तो देखिए आयनाइजेशन पोटेंशियल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आप जैसा कि जानते हो पीरियड में, जैसे अगर मैं कहूँ 3D सीरीज की बात करता हूँ, ट्रांजिशन एलिमेंट, अब डी ब्लॉक की बात हो रही है, तो डी ब्लॉक की अगर बात हो रही है, इसकी अगर मैं बात करूँ 3D सीरीज में कौन कौन होता है बेटा? स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। फिर आपका कौन आता है? फिर Mn आता है, मैंगनीज, फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, फिर निकिल, फिर कॉपर, फिर जिंक, ये आते हैं। यहाँ पे इसके यहाँ पे जो होता है ना, ये 3D है, ये 4D है, ये 5D से आपका वो लेंथेनम और शुरू हो जाता है। ठीक, खैर अब जरा आप समझिएगा यहाँ पर स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो लेफ़्ट टू राइट जाने में हमें एक जनरल ट्रेंड बताया गया था कि भाई इंक्रीज करता है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। तो आपको मैं बताऊं कि आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ तक अगर देखा जाए तो इंक्रीज ही करेगी। आयनाइजेशन एनर्जी अगर मैं कहूँ कि यहाँ तक ऐसे, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर यहाँ की, ये तो आपका मैक्सिमम पे होगा, और यहाँ की मैं बात करूँ तो इन तीनों में वो कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि इनके साइजेस बहुत ही कांस्टेंट, इनके जेड इफेक्टिव बिल्कुल बराबर निकल के आता है, साइजेस लगभग बहुत ही कॉमन है। और एकदम से यहाँ पर फिर आयनाइजेशन एनर्जी का उछाल होगा और आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पे फिर ज़्यादा हो जाएगी एकदम से, फिर एकदम से कॉपर से जिंक का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके का पैटर्न होता है, क्योंकि जिंक में अल्टीमेटली आप सब जानते हो जिंक में क्या होता है, जिंक में आपका 4s2 3d10 की कंडीशन आ जाती है, जबकि यहाँ पर 4s2 4s1 3d5 की कंडीशन है। यहाँ पर ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है बेटा, ये थोड़ा एक्सेप्शनल मामला है यहाँ का। और Mn की मैं बात करूँ तो Mn तो बहुत ही अच्छा, इसलिए कितना अच्छा क्यों माना जाता है, क्योंकि ये 4s2 3d5 यानी कि आपका कंप्लीटली हाफ फील्ड की कंडीशन में आ जाता है। इससे ज़्यादा ये होता है, यहाँ पे लगभग ये चीज़ें कांस्टेंट होती हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट इक्वल होता है, और इस तरीके से जिंक में एकदम से उभार आ जाता है। बिल्कुल ये पैटर्न यहीं पर नीचे होता है। और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से अगर मैं पीरियड की बात करता, इसी आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी के पीरियड की मैं बात करता, तो आप मुझे देखिए ज़रा, ये आपका टिटेनियम है, टिटेनियम के बाद क्या आएगा? अब स्कैंडियम हो गया, और फिर आपका ये वाई हो गया, और फिर लेंथेनम हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर ऊपर से नीचे जाने पर हम सब जानते हैं आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। इसका मतलब स्कैंडियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल वाई से, और वाई का लेंथेनम से, La से, लेंथेनम से ज़्यादा होगा। लेकिन आपको बताएं इसके बाद अगर यहाँ की बात करता मैं कि दो कंडीशंस आती हैं, दो और केसेस ऐसे आते हैं। अगर आप एलिमेंट्स की बात करेंगे तो 3D सीरीज़ और 4D सीरीज़ की मैं बात करूं तो उसमें एक चीज़ ऐसी आपको ज़रूर दिखाई देगी कि जब आपको लगेगा जिक्रोनियम और हाफनियम जब ये आते हैं बेटा, तो यहाँ पे भी आपको यही कंडीशन दिखनी चाहिए थी कि इसके बाद इससे ज़्यादा ये हो जाएगा और इससे ज़्यादा ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे पता क्या होता है, यहाँ पे आपका टिटेनियम Zr से ज़्यादा होता है और Zr से ज़्यादा HF होता है। रीज़न क्या है? रीज़न है कि इस लेंथेनम के बाद लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, और जब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है तो ये हाफनियम के आपका लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जब लग जाता है बेटा, तो इसका साइज एकदम से श्रिंक कर जाता है,
और इसका न्यूक्लियस, इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत करीब आ जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की बहुत मजबूत पकड़ बन जाती है और फिर इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एनर्जी जहाँ पे ऊपर से नीचे वाले में घटनी चाहिए थी, वो और उल्टा बढ़ जाती है। दिस इज एक्सेप्शनल केस। और क्यों ऐसा होता है ये आपने समझा। ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनियम के बाद जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है बेटा 5D सीरीज में, उसकी वजह से बड़े एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता क्या बेसिकली आपको चलिए ये भी बता ही देता हूं कि मैं लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। होता ये है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन जो Z इफेक्टिव है ना, Z माइनस सिग्मा, अगर कहीं पर किसी वजह से सिग्मा 0 हो जाए या सिग्मा टेंस टू 0 हो जाए, तो आप मुझे बताओ Z स्टार टेंस टू Z हो जाएगा कि नहीं, यानी Z लगभग Z के बराबर हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि जब सिग्मा टेंस टू 0 हो गया, सिग्मा बहुत ना के बराबर हो गया। सिग्मा क्या है? सिग्मा है शील्डिंग कांस्टेंट, यानी किसी अगर इनर शेल्स की शील्डिंग हो रही है। अब आप मुझे बताइए, ये जो आप जब लेंथेनाइट शुरू होते हैं तो लेंथेनाइट की प्रक्रिया शुरू होती है 4F से 114 तक। जब यहाँ पे ये शुरुआत होती है लेंथेनियम के बाद, तो बेटा यहाँ से जब ये 4F आता है ना, तो 4F की जो शेल होती है, इस 4F की पुअर शील्डिंग की वजह से, पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से सिग्मा ऑलमोस्ट टेंस टू 0 हो जाता है, सिग्मा बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से Z स्टार एकदम से बढ़ जाता है, एक्सेप्शनली हाई, Z स्टार एक्सेप्शनली हाई। ये 4F की जो शेल होती है ना, ये 4F की शेल बेटा क्यों पुअर शील्डिंग होती है? क्योंकि डिफ्यूज्ड शेल होती है। डिफ्यूज शेल होने की वजह से इसका इफेक्ट, इसकी शील्डिंग पुअर हो जाती है। पुअर शील्डिंग की वजह से सिग्मा जो शील्डिंग कांस्टेंट डेवलप करता है, भाई जब अंदर की शेल से अच्छे से शील्ड नहीं करेंगी तो फिर जो न्यूक्लियस की पकड़ है वो तो पूरी बन जाएगी ना इलेक्ट्रॉन के पास। अब इलेक्ट्रॉन के पास एकदम से मैक्सिमम पकड़ बन गई, जिस कैसे बनी? क्योंकि Z स्टार वैसे बहुत कम मिलता था। आप देखते थे हमने 20 का लिया, मिला कितना? 3.6। तो जबकि यहाँ पे 20 का 20 मिल जाए या 20 का 19 मिल जाए, मैंने देखिए लिखा है टेंस टू 0, मीन्स लगभग 0, ऐसा नहीं लिखा है कि 0 हो गया। तो यहाँ पर बहुत ही कम पुअर शील्डिंग हो जाती है। पुअर शील्डिंग क्यों हो जाती है? क्योंकि 4F को डिफ्यूज शेल लिया जाता है, माना जाता है। डिफ्यूज शेल की वजह से वो जो इफेक्ट होता है वो उससे छन कर बाहर पहुंच जाता है, और छन कर बाहर पहुंच जाता है तो शील्डिंग बेकार हो जाती है, शील्डिंग बेकार हो जाती है, सिग्मा बेकार हो जाता है, सिग्मा बेकार हो जाता है तो Z स्टार एकदम से बढ़ जाता है। भाई जितना ज़्यादा होता है Z स्टार उतना कम होता है, लेकिन Z स्टार अगर एकदम से सिग्मा अगर कम हो जाएगा तो Z स्टार तो एकदम से बढ़ जाएगा। Z स्टार बढ़ गया, इसका मतलब एक बेहतरीन पकड़ न्यूक्लियस की जिस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ गई, और जब इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस की पकड़ बढ़ गई तो इस तरीके से वहाँ पर एकदम से एटम श्रिंक कर गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, और ये काम चूंकि लेंथेनियम के बाद हो रहा है इसलिए इसको कहा गया लेंथेनाइट सीरीज या लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या कहा गया? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। हर चीज़ लॉजिक के साथ, रीजनिंग के साथ, मैथ्स के साथ आपको समझ में आएगी। हर इक्वेशन के साथ आपको समझाऊंगा, कोई थ्योरेटिकल बातें ज़्यादा नहीं करता हूँ मैं, मैथमेटिकल और एनालिटिकल बातें मुझे ज़्यादा आती हैं। अब हम बात कर रहे थे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो ऑब्वियसली इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन होते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आपके F ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। तो F ब्लॉक एलिमेंट्स में तो नेचुरली उनका साइज जो होता है F ब्लॉक एलिमेंट्स का, जो नीचे होंगे वो तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो उनमें नंबर ऑफ शेल तो बड़ी भी थी, तो उनका साइज D ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट से बड़ा होता है। तो जब ट्रांजिशन एलिमेंट से उनका साइज बड़ा होता है, और साइज और आयनाइजेशन एनर्जी का बड़ा उल्टा रिलेशन है भाई।
आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल का साइज के साथ मामला बड़ा उल्टा है। साइज अगर बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी डी ब्लॉक एलिमेंट से कम हो जाती है क्योंकि साइज उनसे बड़ा होता है। ओके, और अगर मैं इसकी बात करता कि ऑलमोस्ट सेम ही रहती है और बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, ऑलमोस्ट सेम रहती है, जितनी भी बड़ी हो जाए उसके बाद वो ऑलमोस्ट सेम रहती है बेटा, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। ग्रुप के बारे में, इन अ ग्रुप अगर हम इसकी वेरिएशन को देखें, इन अ ग्रुप क्या होता है, ग्रुप में हम अभी आपको बता चुके थे ऊपर से नीचे जाने पर कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, ये सब अभी डिस्कशन हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर आपकी आयनाइजेशन एनर्जी को जनरल ट्रेंड ये होता है, ये माना जाता है कि वो डिक्रीज करती है, लेकिन कहीं कहीं पर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन या तमाम चीज़ें आ जाती हैं तो कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो यहाँ पर हम देख सकते हैं। Which of the following should be the order of increasing values of second ionization and potential of C? एक्चुअली ये C6 का क्या था, वो 6 ही ऐसे कहेगा, 7 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 8 और फ्लोरीन 9। किसका सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है उसकी। अब फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की अभी तक हम बात करते चले, अब सेकेंड की बात करें तो आप इसका पता खुलासा कहाँ से होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। हाँ, इसका उनका खुलासा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। कैसे, देखो मैं आपको बताऊँ। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल में तो हमने आपको बताया, फर्स्ट आयनाइजेशन जो पोटेंशियल था, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल में क्या लिखा था, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल में देखा था कि कार्बन से ज़्यादा ऑक्सीजन का था, ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन का हो गया था, ये देखा था आपने। लेकिन सेकंड में बड़ा मामला उल्टा हो जाएगा। क्यों, देखिए सेकंड में क्यों उल्टा हो जाएगा। कार्बन तो कार्बन ही रहेगा क्योंकि वो 1s2 2s2 2p2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया था तो एक बचा था, फिर वो भी इजीली निकल जाएगा, तो मिनिमम कार्बन पे होगा। फिर आप देखिए 1s2 2s2 2p3 फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होता तो मुश्किल होता क्योंकि वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल था और जब एक इलेक्ट्रॉन निकला, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जब आप दूसरा निकालोगे तो अब वो हाफ फिल्ड नहीं बचा है, तो अब वो हाफ फिल्ड नहीं बचा, अब वो नॉर्मल हो गया। जब नॉर्मल हो गया तो नाइट्रोजन नॉर्मल ऑक्सीजन से कम होगा, और ऑक्सीजन और फ्लोरीन की अगर मैं बात करता तो भैया ऑक्सीजन में देखो क्या है, देखो आप फिर से समझ लो कहीं आप परेशान हो। 1s2 2s2 2p3 ये था, पहला इलेक्ट्रॉन निकालते तो बहुत मुश्किल था क्योंकि हाफ फिल्ड था, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना और अब सिर्फ 2 ही बचे तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना तो बहुत आसान हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन आपका 1s2 2s2, यहाँ पहला इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान था क्योंकि ये हाफ फील्ड या फुल फील्ड में से नहीं था, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये तो हाफ फील्ड बन गया। अरे वाह, अरे अब तो इससे निकालना बड़ा मुश्किल हो गया भाई। तो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब है सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना। तो ऐसी कंडीशन में तो ये फ्लोरीन के भी आगे निकल जाएगा। ओह माय गॉड, ये तो सबसे आगे चला गया। इट्स बिकम्स योर एन आंसर नंबर 4। सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल पे चलिए एक एक्सरसाइज हो गई। Which of the following should be the correct order of the second ionization potential of lithium, beryllium, boron and carbon? अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसी तरीके से आप इसको डिस्कस कर लेंगे, उसी तरीके से हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपका बन जाएगा आंसर नंबर 3। आपने देखा होगा बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर बेरिलियम, फिर लिथियम। ठीक है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव लीस्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल? लीस्ट वैल्यू सबसे कम, बेरिलियम 3+, सबसे कम वैल्यू। सबसे कम वैल्यू तो ऑब्वियसली आप अगर ध्यान से देखें बेरिलियम 3+, लिथियम 2+, देखिए बिल्कुल सही।
देखिए कहने को तो इसमें भी आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम की, 3+ है, तो कहने को तो इसका भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, कहने को तो लिथियम की 2+ में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है बेटा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो, कहने को लिथियम हीलियम के 1+ में भी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर आप एक इलेक्ट्रॉन के दम पे बात करें तो बात थोड़ी नहीं है। बात यहाँ पे क्या है, यहाँ सबसे ज़्यादा मजबूती से Z कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ का देखो Z क्या है 1, यहाँ का Z क्या है 2, यहाँ का Z क्या है 3, यहाँ का Z क्या है 4। तो जो फोर्स ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, तो उसमें तो केवल यही थोड़ी होता है, यहाँ पे तो ZE और E दोनों है ना। तो इसका Z सबसे कम है, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस का फोर्स सबसे कम होगा, तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे आसान होगा, यानी यहाँ पर एनर्जी को देना सबसे कम होगा। और एनर्जी कम तो पोटेंशियल कम, एनर्जी कम तो पोटेंशियल कम। ठीक है भाई। Which of the following should have less than 11 electron volt difference between the values of first and second ionization potential? Second ionization potential, first and second, सबसे ज़्यादा, my God, देखिए ये सबसे ज़्यादा खतरनाक काम होगा मैग्नीशियम में। रीज़न क्या है, क्योंकि मैग्नीशियम में आपका नियॉन 4 3s2 है बेटा, तो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल पहला आयनाइजेशन पोटेंशियल बहुत बड़ा होगा। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल आपका, पहला आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी बहुत बड़ी होगी सेकंड से। क्यों? क्योंकि अगर एक बार निकल जाएगा तो मैग्नीशियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन ये बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन तो निकालना बहुत ही आसान होगा। तो इतना बड़ा गैप केवल इसी में पॉसिबल है बेटा। Which of the following should be the correct for Z1 and Z2 in the following two processes? M plus Z1 M2 Z1 Z1 Z2, दो प्रोसेस दी गई हैं यहाँ पर, Z1 Z2 in the following two processes। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया गया, तो ये थोड़ा सा करेक्शन है, थोड़ा सा 2+ पे चला गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया, तो फिर ये 3+ पे चला गया। तो कौन बड़ा है, कहाँ पे बड़ा, मतलब कौन बड़ा है। अब यहाँ पे इन्होंने कोई एनर्जी या कोई कॉन्सेप्ट और नहीं दिया है, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये चीज़ उतनी ज़्यादा क्लियर आपको नहीं हो पा रही है। ठीक है बेटा। इसके बाद हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आफ्टर सम टाइम।